है ये? मैडम मेरी तो 7th मई। 7th आई है। मॉर्निंग। 7th मई। ओके। 7th मई। सो लेस देन अ हाँ, मंथ। 7th है। ठीक है। अब जितनी ज्यादा ग्रुप स्टडी, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आखिरी महीना जो होता है वो ग्रुप स्टडी का होता है। उसका फायदा ये है कि थ्योरी काफी कर ली है, और वो आप लोगों ने वाकई बहुत कर ली है। आई कैन सी दिस इन क्लासेस, और जिस तरह से आप लोग, आई हैव सीन यू इम्प्रूविंग एक्चुअली। हमने ये आप लोगों वाला सेशन तो मेरा ख्याल है दिसंबर जनवरी से शुरू किया हुआ था, और काफी इम्प्रूवमेंट भी आ गई। अब जितना बैठ के, जितना आपस में डिस्कस करके बोलोगे, उतना एग्जाम में जाके आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो, और उस चीज को आप कवर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो मेरा ये ख्याल है कि मेक ग्रुप्स ऑफ, अच्छी बात है अगर आप 4-5 लोगों का ग्रुप बनाओ, वरना एटलीस्ट 2 लोगों का ग्रुप तो बनाओ, ताकि कवर हो चीजें ना। उसमें यह है कि जितने ज्यादा लोग आपको एनालाइज करेंगे, उतनी ज्यादा डिस्कशन होगी, उतने ज्यादा सवाल उस टॉपिक के कवर होंगे, तो वो ज्यादा फिर बेहतर रहता है। ठीक है। सो गुड। आज बड़ा बोरिंग टॉपिक करना है हमने। लेकिन मैडम मुझे बहुत पता, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। आप लोग हाँ बार बार कह रहे थे, पर हाँ इट इज इम्पोर्टेंट, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात यह है कि लेकिन वही बात है ना कि इट्स ऑल थ्योरेटिकल। और इसमें ये जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें आरिया पार होता है। इफ यू नो द थ्योरी वेल, देन यू आर एबल टू डू इट वेरी वेल। इसमें छोटी छोटी बातें हैं सेप्सिस के अंदर, जो एक्चुअली आप लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हो। अनफॉर्चुनेटली सेप्सिस हमारे कंट्री में है ही बहुत ज्यादा, तो जैसे अनीमिया है वैसे सेप्सिस है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये है कि हम इसमें काफी कुछ चीजें कवर भी कर लेंगे। गाइडलाइंस में काफी चीजें नई चेंज भी हुई हुई है, वो जरूर देख देख लेना। जी, किसी ने हैंड रेस किया है, बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक, आप ठीक है? जी मैडम, असल में मैं ना आपकी पुरानी कैंडिडेट हूँ। मेरा एग्जाम पास हो गया था, तो मैंने आपसे एक पेशेंट डिस्कस करना था, बस 2 मिनट ना। मेरा चलो, लास्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। जी मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। एक पेशेंट था प्राइवेट में ना, मैं यहाँ पे गांव में प्रैक्टिस करती हूँ, बहुत पेरी फ्री में। हम्म। तो मुझे समझ हम्म। नहीं आ रही कि मैं उसका क्या करूँ, तो मैंने कहा मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। फाइनल ग्रेवडा बस सिनेरियो हो जाएगा बाकियों के लिए भी। जी जी जरूर मैडम, बताइए। ग्रेवडा 3 है, ग्रेवडा 2 पैरा 1 प्रीवियस 1 स्कार है 20 वीक्स पे। और हम्म। मैम उसकी उसका जो है ना, पहले प्रीवियस 1 किसी ने अनोमलस पे उसका 24 वीक पे हिस्टोटमी कर दी थी ना, अनोमलस बेबी पे ना, हम्म। हम्म। किसी प्राइवेट में किसी डॉक्टर ने ना। तो अब वो हम्म। 20 वीक्स पे है, उसका हेड्रोकेफलस है, कॉर्टिकल थिकनेस उसकी बहुत कम है, उसकी फंडल हाइट ना 26 वीक्स की है, ब्रीच है, और पॉली है ना कोई 20-20 सेंटीमीटर का लाइकर है ना। तो उसका क्या करूं मैडम? अब मुझे ये हो रहा है कि उसकी हिस्टोटमी होएगी। तो नॉर्मली स्कैन भी मैंने उसका बड़े अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से कराया है, वेल नोन, जो मुल्तान में है, तो उन्होंने उसका हम्म। हेड्रोकेफलस ही निकाला, पुअर प्रोग्नोसिस वाला। तो अब हम्म। उसकी हिस्टोटमी करूं तो मैडम उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, लेकिन वो पेशेंट किसी गवर्नमेंट सेटअप में भी जाना नहीं चाहती। तो अब उसकी मैडम देखिए, टर्मिनेशन किस तरह से करूं मैडम? हिस्ट्रोटमी हिस्ट्रोटमी करना रप्चर से बेहतर है, मेरा तो ख्याल है। सो हिस्ट्रोटमी जो प्लांट स्कार होगा, उसकी आप रिपेयर भी बेहतर होगी। खुदा ना खास्ता अगर आप उसे इंड्यूस करके उसको एक्सपेल कराओगे विद हाइड्रोकेफलस एंड 26 वीक साइज यूट्रस विद प्रीवियस हिस्ट्रोटमी, वो प्रीवियस 1 सिजेरियन भी नहीं है। टर्म का जो सिजेरियन होता है वो और होता है। टर्म का सिजेरियन मैडम लोअर सेगमेंट में हुआ होता है, उसमें आप फिर भी इंड्यूस करके टर्मिनेट कर सकते हो। इसके अंदर तो हिस्ट्रोटमी हुई हुई है, तो इसके अंदर आई थिंक सेफ रहना इज बेटर ऑप्शन। और आपको तो आई एम ग्लैड कि आप एक अच्छा क्वालिफाइड बंदा उसको डील करे। यूल डू हिस्ट्रोटमी इन अ बेटर वे ऑल्सो, इस तरीके से कि कल को इंशाल्लाह अगर वो प्रेग्नेंट होती है तो रप्चर या कोई चीज, मतलब प्रीवियस टू हिस्ट्रोटमीज जब हो जाएंगी, एंड इफ शी कंसीव्स अगेन फॉर द थर्ड टाइम इंशाल्लाह, तो फिर ये है कि अर्ली रप्चर के चांसेस मिनिमम रहेंगे और टर्म तक प्रेगनेंसी चली जाएगी। आई हैव ऑल्सो सीन, मैंने एक पेशेंट देखा हुआ है जो 20 वीक्स पे रप्चर के साथ, इट इज अ वेरी वेरी रेयर थिंग टू हैपन, लेकिन आई हैव सीन पेशेंट विद दिस। उसकी वजह यही थी कि अनप्लान्ड प्रीवियस रप्चर, ये और एक मतलब हिस्ट्रोटमी उसके बाद। तो आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, तो मैं तो ये कहूंगी कि यू विल ऑब्वियसली गिव ऑप्शन टू द पेशेंट टेलिंग हर प्रोज एंड कॉन्स। पहली ऑप्शन आपके ख्याल से सेफ रहते हुए हिस्ट्रोटमी है। दूसरी ऑप्शन आपके पास टर्मिनेशन है विद एक्सपल्शन एंड इंडक्शन। तो उसमें नुकसान आप बता दोगे कि इंडक्शन करेंगे तो खुदा ना खासा रप्चर हो गया, तो फिर हर अगली दफा
रप्चर का इंसिडेंस भी बढ़ जाएगा, बल्कि टर्म तक प्रेगनेंसी लेके जाने का चांस और कम हो जाएगा। प्लान्ड हिस्ट्रोटमी, प्लान्ड रिपेयर के अंदर, प्लान्ड क्लोजर के साथ ये सारी चीजें मिनिमम हो सकती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि यूट्राइन रप्चर के साथ मैटरनल मोर्टेलिटी भी उतनी ज्यादा है, और डेफिनेटली मॉर्बिडिटी ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स देके पेशेंट की आप फिर चॉइस लोगे। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो, पेरिफ्री में रहते हुए इस तरह का पेशेंट सेफ रहो, मैटरनल लाइफ इज इम्पोर्टेंट, मोर्टेलिटी भी नहीं होनी चाहिए, उसकी यूट्रस भी बचनी चाहिए, अगर रप्चर हो जाए शी कैन इवन एंड अप इन हिस्टेरेक्टमी। सो इसमें सेफ रहते हुए प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी है, इस वक्त भी अगर हाइड्रोकेफलस है और 26 वीक साइज यूट्रस है, ब्रीच है जो है, तो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर हिस्टेरेक्टमी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। ठीक है, चलो गुड। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा बोरिंग है, तो हम इसको क्विकली कर लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन वॉलंटियर कौन है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैडम मैं मैसेजेस करूँ? किए थे। जी जरूर, और भी जिसने करना है। लुबना, यू वांट टू डू इट इन अ सिनेरियो वे, सिनेरियो के हिसाब से कर लेते हैं, ताकि आगे जाके जो मैनेजमेंट एंटीबायोटिक्स है उसमें फिर हम थ्योरी को भी कवर कर लेंगे। बताओ, कोई सिनेरियो है तो आप बताओ। जी मैडम मेरे पास तो नहीं है, बस आप दे दें। तो यस, बड़ा कॉमन सिनेरियो हम अक्सर इनकाउंटर करते हैं अपने उसमें। सो पेशेंट इज नाउ पैरा 2, एंड शी डिलीवर्ड one week back through normal delivery, and now she has come with a high grade fever, 1 or 2 degrees, and for the last 2 days, and she has got lower abdominal pain as well. So how will you manage? मैडम शी इज पैरा 1। Para 2, previous 2 SVTs, ओके। and she delivered 1 week back. Then, madam, after mutual introduction and the detail given to me, I will inquire from the patient about the age of the patient, and I will take history of her presenting complaint, that is the fever, about the onset, duration of the fever, pattern of the fever, any associated nausea, vomiting, and either she is having any symptoms of. Then, madam, after this, I will take detailed history of her SVD, where the SVD was conducted. Either it was conducted in a tertiary care hospital or it was conducted at home. Either it was conducted by a trained birth attendant or conducted by a dye handling. Either it was preceded by the prolonged rupture of the membrane. What was the duration of the labor? And either there was a history of having vaginal examination done at multiple times. Either she is having a cervical cerclage in that pregnancy also, and then I will inquire from the patient. Either she is, and after this, I will rule out other causes by inquiring her. Either it is associated with pain, and if pain is present, then I will ask about all the characteristics of the pain. Then either there is any history of foul smelling vaginal discharge that was associated with it, any history of urinary frequency, urgency, burning maturation, or any history of dysuria. And I will also inquire that either there is a history of vaginal tears or episiotomy was given and how it was staged. And then after this, and then madam, I will take history of her medical conditions. I will inquire from the patient either there is any history of diabetes, anemia, renal disease, cardiac diseases. Either she is taking any history of steroids or immunosuppressant intake, or either there, and if the delivery was conducted in the tertiary care hospital, either there was any history of blood transfusion at that time. Then I will inquire from the patient either she is a breastfeeding or not. And madam, first I will inquire her what was the outcome of the fetus, and if the fetus is alive, then I will inquire her that either she is a breastfeeding or not. And madam, ठीक है, सही चल रही हूँ? बिल्कुल Hello, ठीक चल रहे हो। जी जी बिल्कुल, आप ठीक चल रहे हो, अब I will चलो also प्लीज inquire आगे। from the patient either she is having any contact with a person who is having a scarlet fever or tonsillitis. And then after this, I will rule out all other gynecological causes of the fever. I will inquire about any history of meningitis, tonsillitis, lower respiratory tract infection, abdominal pain, fever, nausea, vomiting, rectal bleeding will also be, and then, madam, after this, I will also, and then I will take history of any, then, madam, I will take her social history
past gynecological history will also be taken from the patient. Then I will take her past, and after this I will take her family history and social history, history of the smoking will also be taken. And after this I will proceed towards the examination of the patient. ठीक है। हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे इसलिए बात साथ ही कर लेते हैं क्योंकि टॉपिक बिल्कुल डिफरेंस है। नॉर्मली हमने अपनी क्लासेस में भी इस तरह कवर नहीं किया कि सिनेरियो के हिसाब से सेप्सिस को कवर करें। पेरिफेरल सेप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम के हिसाब से भी, अदरवाइज लाइफ में भी आई थिंक हम काफी दफा एनकाउंटर भी करते हैं। अब इसके अंदर योर हिस्ट्री वाज वेरी गुड, थोड़ा सा आपका स्टाइल इंप्रूव होने की जरूरत है बिकॉज यू कैन नॉट मेंशन द सेम सिम्टम अगेन एंड अगेन। अच्छा अब देखो पेरिफेरल सेप्सिस है, आपने जब डीटी माइंड में रख के बात चले, हमने कहा कि 1 or 2 फीवर है पेशेंट को फॉर लास्ट 1 वीक और फॉर लास्ट 2 डेज और 1 वीक पहले उसकी डिलीवरी हुई है। तो आपने 2-3 चीजें देखो, वी नो कॉमनेस्ट कॉज आप स्टार्ट, चलो ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन से करोगे, उसके बाद सारी हेड टू टो आपने कॉजेज रूल आउट करनी है, जिसमें पहले आप ऑफ कोर्स परपीरियम स्पेसिफिक और फिर नॉन गायनेकोलॉजिकल कॉजेज। और बहुत अच्छी बात आपने ये की कि नियर हाउस होल्ड जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उसको भी आपने रूल आउट किया। बट देन कुछ थोड़े से फीचर्स को अगर लेके चले, जैसे कहते हैं ना हिस्ट्री वाज गुड, लेकिन इसे और इम्प्रूव कैसे करें। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ऑर्गन स्पेसिफिक भी करके अगर बात करें, जैसे कि अगर आप वजाइनल डिस्चार्ज की बात कर रहे हो तो उसको और इलेबोरेट अगर करो, जैसे कि यू सेड कि इट वाज स्मेली और नॉट, बिकॉज स्मेली अगर ज्यादा होगा तो हमारे माइंड में एनारोब्स आएंगे, और अगर सीरस टाइप होएगा तो डिफरेंट, तो वो थोड़ा ऑर्गेनिज्म के देन स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिसमें टॉक्सिक शॉक्स जैसे कहते हैं ना एक्सोटॉक्सिन्स वाले, जिसमें डायरिया वॉमिटिंग साथ में अटैच हो सकता है। योर हिस्ट्री वाज गुड बट आप एक हैप्पैजार्ड एज अ होल फीवर की हिस्ट्री ले रहे थे, पूरी सारे के सारे ऑर्गन्स को लेकर, ठीक है। तो आपने इसको अगर आप इसको डीडी के हिसाब से लेके चलो तो वो शायद और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगा। और फिर आपने कहा कि फिर एसोसिएटेड विद पेन और नॉट, सिनेरियो और से देखो उसमें पेन है तो फिर ये तो ना कहो कि आई विल आस्क अबाउट ऑल द फीचर्स ऑफ पेन, ऐसे बात नहीं, फिर पेन के फीचर्स बोलो ना कि वो क्या है, मतलब इंटेंसिटी, रेडिएशन, लोकेशन, वो जो सारी हम बातें करते हैं कि साइट, लोकेशन, रेडिएशन, एसोसिएशन विद यूरिन, बावल और वो सारी बातें, तो या रिलेटेड विद पोस्चर, तो ये सारी चीजें फिर अकॉर्डिंगली रूल आउट होंगी। और इसी तरह बाद में आगे जाके जब आप सारे मल्टी ऑर्गन को रूल आउट कर रहे थे तो उसमें आप दोबारा से फीवर की तो हम बात कर चुके हैं, फिर फीवर का मजीद डिटेल्ड पैटर्न करो, बिकॉज ठीक है यू हैव रूल्ड आउट गायनेकोलॉजिकल कॉजेज या ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज, उसके बाद जो नॉन ऑब्स्टेट्रिकल कॉजेज हैं, फिर फीवर का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मलेरिया का या टाइफाइड का, कि कौन सा वाला फीवर इटसेल्फ एक तो पेपीरियम रिलेटेड हो गया, एक मेडिसिन वाला फीवर हो गया। तो फीवर को आपने बहुत एलैबोरेटेड तरीके से करना है। और यस इसकी हिस्ट्री आप बिल्कुल ठीक है, डिलीवरी से जब शुरू हुए हो वो स्टार्ट अच्छा था आपका बहुत, कि कहाँ पे डिलीवर, बट देन यू वर रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन कि टर्शरी केयर में ये दाई, बट एक दफा कह दिया तो फिर अब आगे चलना है ना। और फिर वहीं पे चलो अगर आप भूल भी गए बेबी का आउटकम पता करना तो वो बड़ा जरूरी है कि वहीं पे ही बोल दो। उसके अलावा ये कि बेबी को उस वक्त एंटीबायोटिक्स लगी थी या नहीं लगी थी, और अब अगर उससे फीवर है तो अब बेबी का क्या स्टेटस है, कि बेबी में तो नहीं कोई ऐसी चीजें डेवलप हो रही, बिकॉज देर आर जैसे ये ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है वो उसमें कंटिन्यू हो सकते हैं। फिर आपने लोकल कॉजेस, उससे एपिजियोटमी स्टिचिंग हुई थी, क्या पता कोई एब्सेस बना पड़ा हो, क्या पता कोई बार्थलिन साथ बन गई हो, वहां एब्सेस हो गया हो, कोई एपिजियोटमी में साथ कुछ इन्वॉल्व हो जाए, तो वो चीजें भी साथ में आपने उस चीज को ज्यादा एलैबोरेट करना है। तो इसकी आप जो लिस्ट है ना, एक्चुअली जो सेप्सिस है जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इतना लंबी गाइडलाइन है नहीं, और वो इतना हमारे लिए टेंशन वाली, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फिर और चीजें बहुत आ जाती हैं इन्फेक्शन की। लेकिन जो पेरिफेरल सेप्सिस है ना, उसके अंदर गाइडलाइन की एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके जो रेड फ्लैग्स हैं और जो एम्बर फ्लैग्स हैं, और जो उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि आपने कैटेगराइज करना है, और फिर इट इज गोइंग टुवर्ड्स द हाई रिस्क थिंग, और फिर सेप्टिक शॉक को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यार हिस्ट्री वाज ओके, बट वही बात है कि अगर बहुत अच्छा आगे चले तो शायद फिर 60 से ऊपर आ जाए, अदरवाइज इट वाज लाइक बस यू वर जस्ट कंप्लीटिंग एवरीथिंग। बट इसको अगर पीरियम के हिसाब से लेके चलो, इसका प्रॉपर डीडी समझ में मतलब एग्जामिनर को ना पता चलना चाहिए कि आपने गाइडलाइन की कोई चीज छोड़ी नहीं है, तो फिर वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है।
और फिर उसके बाद कि अब तक क्या ट्रीटमेंट ली। कई पेशेंट्स एंटीबायोटिक कवर्स लेके आए होते हैं, कई पेशेंट्स और डॉक्टर्स के पास से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट्स लेके आए होते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने कल्चर भेजना है। यू शुड हैव नॉलेज कि क्या ये एंटीबायोटिक लेते हुए कल्चर लिया गया है क्या। तो या बहुत सारे ब्लड टेस्ट पहले पेशेंट के होते हैं, या फिर यूरिन का टेस्ट हुआ होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको कई दफा सोर्स मिल रही होती है, क्योंकि पर्परल सेप्सिस में सबसे इम्पोर्टेंट ही सोर्स पे पहुंचना है। ठीक है, फिर ही ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, कुछ ऐड करना है मैडम किसी ने? मैडम मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। मैडम इसमें ना इन्होंने हिस्ट्री तो सही ली है, लेकिन इसमें जो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा ये मेंशन करना बहुत जरूरी था। वेरी गुड, और वेरी इसके गुड। अलावा कि फीवर और डिस्चार्ज से पहले इसे दरमियान में जो 1 वीक गुजरा है उसमें कोई कंप्लेंट हुई हो, कोई कोई पीपीएच, हैवी सेकेंडरी ब्लीडिंग। पीपीएच हुआ? यस, मैं यही कहने लगी थी कि जो पीपीएच की हिस्ट्री है, आई वाज इवन थिंकिंग कि शायद मैंने सिनेरियो में ही ना पीपीएच बोल दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी गुड इकरा, ये दो बातें ही सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, यस, चलो वो अगर मिस भी हो गया तो बीच में के कोई इवेंट तो नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, उसमें भी बात कवर होती है। लेकिन ये जो एक हफ्ता गुजरा है उसके अंदर उसने अब लास्ट 2 डेज से 1 और 2 फीवर उससे डेवलप हुआ है ना, उससे पहले वाला सारी रिकवरी कैसी थी? बिल्कुल, वेरी गुड। सही। और कुछ? और मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी पूछना है और डीएनसी के लिए पूछना है यस, कि आफ्टर कोविड डिलीवरी इतना। उसकी मतलब के मैनुअल रिमूवल हुआ या उसके जो हाँ, कई दफा होगा जैसे इकरा डीएनसी ने तो भी नहीं कहा है। कि हाँ, मैनुअल रिमूवल के साथ ही कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज हो चुके होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स तो यूज तो नहीं हुए। यस, बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई पसी डिस्चार्ज और वो सारा कुछ। तो मैडम फीवर लुबना विद इसको, चिल्स है कि नहीं? राइगर्स, बिल्कुल, चिल्स एंड राइगर्स बहुत फीवर इंपॉर्टेंट है। विथ राइगर्स होना चाहिए या स्वेटिंग, फीवर करेक्टर्स का ऑफ पूरा फीवर होने पैटर्न चाहिए। देखो, जब पैटर्न, हाँ। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट फीवर और पेन लोअर एब्डोमेन है, तो पहले तो चलो उसकी प्रीवियस जो उसकी डिलीवरी हुई है उसको पूरा एलैबोरेट करके अब तक के, यानी कि 1 और 2 फीवर डेवलप होने तक के डेज की हिस्ट्री लेकर, फिर आपने सबसे पहले फीवर को पूरा एलैबोरेट करना है। पहले सारे फीचर्स ऑफ फीवर, उसके बाद कॉज ऑफ फीवर को रूल आउट करना है, फिर आपने पेन, पेन के सारे फीचर्स को रूल आउट करना है, उसके बाद पेन के आपने सारे डीटी को रूल आउट करना है। तो ये सारा आपका पैटर्न होगा उसी से। और फिर अब तक की क्या ट्रीटमेंट ली है, अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके। तो आपका जो ओवरऑल पैटर्न है इस चीज को लेकर चलने का, वो ये होगा। ठीक है, सही है क्यों मैडम। इसको आपने मैडम बिल्कुल फीवर की हैप्पैज़र्ड हिस्ट्री नहीं में लेके आप जाना कि कभी पूछेंगे? आप डायरिया की बात कर रहे हो, कभी यूरिन की बात कर रहे हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आपने जब इसके फीवर की बात करनी है तो डिलीवरी से पहले रिलेट करके पूरा फीवर, उसके बाद आपने पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को। और इस दौरान में, यस, उस वक्त तो खैर हो सकता है पेशेंट आपके सामने बैठा हो, क्या ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको दिया हुआ कॉन्शियस लेवल या क्या, तो ऑब्वियसली आपने वो भी रूल आउट करना है कि मे बी कोई घर में मैम हाइपोटेंशन के इसमें अटैक्स या मैम जनरलाइज्ड इसमें ब्लड भी मैक्यूलोपेपुलर हो हाँ रेस्ट सकते हैं जो ना? होते हैं स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन जी, की वजह से। सॉरी आपकी आवाज सेप्सिस नहीं में, सही आई। जी मैम, जर्नलाइज्ड मैक्यूलोपेपुलर रेश भी होते हैं इसमें पेशेंट्स में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो तो वही ना, मैम वो रिटर्न प्रोडक्ट सारी भी हो कॉजेस सकते को हैं रूल क्या आउट अगर मैडम करना है मैनुअल फिर। रिमूवल एग्जामिनेशन में आगे पूछेंगे ना? जेनिटल ट्रैक्ट, बिल्कुल, वो तो हम रूल आउट कर ही रहे हैं ना। मैम कॉमनेस्ट रिटर्न प्रोडक्ट कॉज भी ऑफ हो सकते हैं पर्परल अगर मैनुअल सेप्सिस इज रिमूवल। जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसके अंदर रिटेन्ड पीओसीज भी हो सकते हैं, जिसके अंदर एंडोमेट्राइटिस भी हो सकता है। ठीक है, मैम कॉज पीस भी तो हो सकता है। वो तो बिल्कुल, वो उसमें फिर वेजाइनल डिस्चार्ज की सारी डिटेल्ड हिस्ट्री आ जाएगी। मैम इसमें आप ये भी पॉइंट ऐड करेंगे कि अब वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही है ताकि हम आगे ये एंटीबायोटिक्स की मेस्टाइटिस, सेफ्टी के बारे में। बिल्कुल, वो कर दिया उन्होंने। मैम यूटीआई को रूल आउट करेंगे इसमें? डेफिनेट, देखो सब कुछ रूल आउट करेंगे ना। फीवर के साथ पेशेंट आई है आपने, उसका अगर आप अब सबसे पहले तो जेनिटल ट्रैक्ट को रूल आउट करोगे, लोकल जो जो हुआ है, यानी कि वुंड एपिजियोटमी हुई है इसके अंदर, वो देख लोगे। जैसे फातिमा ने अच्छी बात की, कोई गॉज ना रह गया वेजाइनल डिस्चार्ज से रिलेटेड, पहले तो आप उसकी सारी लोकल चीजें रूल आउट करके, उसके बाद आप जब उसका सिस्टेमिकली जाओगे तो उसके बाद कॉमनेस्ट मेस्टाइटिस आ जाता है, मेस्टाइटिस के बाद उसका यूरिनरी ट्रैक्ट आ जाता है। और उसके बाद देखो, स्ट्रेप्टोस्टैफ में डायरिया वॉमिटिंग भी साथ में अटैच हो सकता है, एक्सोटॉक्सिन रिलेटेड। और फिर आप बाकी सारी कॉजेज जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी है, फेरेंजाइटिस भी है, टॉन्सिलाइटिस भी है, उसका गट के सारे, टाइफॉइड है, मलेरिया है, देयर अ लॉन्ग लिस्ट, फिर आप वो सारी चीजें रूल आउट कर लोगे।
बट यहाँ पर एक इंडिकेशन है कि उसे फीवर के साथ लोअर एब्डोमिनल पेन है। तो पहले ये चीजें, पहले इससे रिलेटेड फिर आपने चीजें, ये मतलब जाहिर है अगर पेन लोअर एब्डोमेन के साथ आई है और फीवर के साथ आई है और हम बाकी चीजें छोड़ के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पीछे पड़ गए, तो ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग ना। तो आप दोनों सिम्टम्स को रिलेट करके आगे चलोगे। मोस्ट लाइकली जेनिटल मोस्ट प्रॉब्ली ठीक है, एंडोमेट्राइटिस हो सकता है। एंडोमेट्राइटिस है ये, या वुंड वो पेरिनियल। एग्जैक्टली वो तो चलो जो भी, चलो ठीक है लुबना, ओके। सो मैडम इसमें एग्जामिनेशन, हम डायग्नोसिस में जी जी okay madam I will start the examination. First I will have a general look of my patient. Either the patient is dehydrated or sick looking patient. I will assess her GCS score and then I will check her BMI and will take the vitals, including the blood pressure, temperature, pulse, respiratory rate, and I will also check her oxygen saturation. Then I will do her thyroid, breast, and will auscultate the chest for the presence of any V's or crepitations. And then I will do the abdominal examination. Either the abdomen is standard, and starting from the inspection of the abdomen, either the abdomen is I will look for the distension of the abdomen, and any mass that is visible. Then I will do the palpation. First, the superficial palpation to rule out the tenderness, and then I will do the. And then after this, madam, I will look for the presence of any mass or any abscess, any localized collection of the mass in the form of an abscess or any hematoma. And after this, I will also auscultate the abdomen for the bowel sound. After this, लुबना I will do. जी, जी hello. जी बोलें जी 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 Okay. बिल्कुल आ रही है आवाज, बोलें। Okay, and after this, madam, I will do the local pelvic examination of the patient. First, I will do the inspection for the presence of health. Then I will do the health of the vulva, and either there is any obvious discharge or bleeding is present. And if the patient is wearing a pad, then I will also have a look on the pad, and either there is any foul smelling discharge present or not. Then I will do the speculum examination, and will check either the discharge is present and either it was a blood stain or not. And I will also take the bivaginal swab at that time. Then I will do the bimanual examination for the uterine size, either the uterus has involuted or not, and tenderness and position, and either there is any adnexial pathology that is present. And then after this, I need to have after doing the bimanual examination, and then madam, I will check her legs for the presence of any swelling or cellulitis, and I will also have a look on her skin. Either there is any cellulitis present at the site of where the IV cannula has been passed. Either she is having any rash, maculopapular rash that is present. Either her skin is cyanotic or ashen skin, and either there is a non-blanching rash that are present. And madam, I have done with my examination. ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको बताती हूँ लुबना, आपके यू आर गुड, आपकी स्पीच भी अच्छी है, नॉलेज भी अच्छी है, क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी चीजें भी कवर कर रहे हो। जहाँ पे आपको मसला हो रहा है ना, जिसकी वजह से आप मार खा सकते हो और बड़ा बुरा भी हो सकता है, पता ना खास्ता, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन वो भी हो सकता है कि आपका सीक्वेंस बड़ा खराब, यू डोंट सीम टू बी वेरी मच उस तरीके से। आपकी एक लुक आनी चाहिए या आपकी एक फील आनी चाहिए कि आप ऑर्गेनाइज्ड हो, आपकी वो नहीं आती। आप जनरल फिजिकल करके गए हो, सिस्टेमिक करके आप आए हो हमारे ऑब्स्टेट्रिकल या हमारे इस एग्जामिनेशन पे, गायनी वाले एग्जामिनेशन में, उसके बाद फिर जनरल फिजिकल पे चले गए हो, फिर सेम थिंग्स वर हैपनिंग इन हिस्ट्री। सबसे पहला असूल ही मैं हर क्लास में कहती हूँ, ये जो एग्जाम है ये आपके नॉलेज का है, स्किल और एटीट्यूड के। नॉलेज तो सबको ही पता है, आप लोग पास करके आए हो, रिटर्न आपकी बहुत जबरदस्त नॉलेज, सबकी नॉलेज वहां पे जो आए हुए हैं ना कैंडिडेट्स उस लेवल पे, उन सबकी नॉलेज बड़ी अच्छी है। अब उस नॉलेज को कितना सिस्टमेटिकली आपने कन्वे करना है एग्जामिनर को, इट हैज गॉट इक्वल वेटेज। आपका सिस्टमेटिक होना बहुत जरूरी है, आपका एग्जामिनर को पता चले कि क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पेशेंट में। व्हेन यू वर एग्जामिनिंग द पेशेंट, स्पेशली एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, मेरे लिए इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सुनने को था कि टेंडरनेस कहाँ पर है और इसकी टेंडरनेस है। की इन्वोल्यूशन हो चुकी है नहीं, बिकॉज 1 हफ्ता गुजर चुके हैं।
यूट्रस अभी 12 हफ्ते की तो नहीं है, ये एब्डोमेन पे फील तो नहीं हो रही यूट्रस। बाकी चीजें वर ऑल राइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। यूट्रस बट नॉर्मल तो नहीं है। बट देयर वर फ्यू थिंग्स जिसमें हमें बहुत सारी चीजें पता करनी थी कि उसमें जैसे कि ये इस वाले पेशेंट के अंदर कि जब आप एब्डोमिनल कर रहे हो, फिर आपने जब ये सारा कर लिया, उसके बाद जब आप फिर एकदम से सेलुलाइटिस और रैश और लेग अपीयरेंस और आई थिंक ऑल दोस वर पार्ट ऑफ एक्चुअली जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. After we had the speculum examination, after you've done HVS or if you have done bimanual, I don't want to hear anything else. That should be the last thing to be done to the patient. मैडम मुझे बाद में याद आया था, जब मैंने पहले कर लिया ना, फिर मुझे याद आया कि मैंने ये दो I चीजें know, तो देखी नहीं but थी। this is not going to give you any reward. I'm telling you, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका सिस्टमेटिक ना होना एक, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी नॉलेज है, आई लाइक इट, आपने तैयारी करके आए हो अभी क्लास में, टॉपिक बड़ा ट्रिकी है, बोरिंग है, क्योंकि इट्स वेरी मच थ्योरेटिकल। और लकीली हम इतने भी ज्यादा नहीं पेशेंट्स देखते हैं, कम ही होते हैं कि जो सेप्सिस में ही जा चले जाएं, या वो या पेशेंट्स बेचारी उस तरह से नहीं पहुंचती यहाँ तक। लेकिन ये है कि और अच्छी बात इस केस में ये होती है कि इफ यू नो द सोर्स, और आपको शॉक से पहले पहले आपको वो सोर्स मिल गई है ना, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं फौरन। तो इस वजह से सेप्सिस, पेरिफेरल सेप्सिस की यही सबसे अच्छी बात है कि सेप्टिक शॉक में जाने से पहले यू इफ यू हैव फाउंड द सोर्स करेक्टली, देन डेफिनेटली यू विल ट्रीट इट करेक्टली, और फिर आपका ये पेशेंट ठीक हो जाता है। तो इस वजह से बहुत लंबा ये चलता नहीं है। लेकिन जब आप इसकी हिस्ट्री लो और एग्जामिनेशन करो, इफ यू आर नॉट सिस्टमैटिकली, अगर आप नहीं चल रहे हो, तो सुनने वाले वाले को बहुत सारी चीजें वो मिस होंगी। उसे एग्जामिनर को जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड और एक कंपाइल्ड तरीके से नजर नहीं आओगे, तो बिल्कुल अच्छा इंप्रेशन नहीं आता। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर एग्जाम, इट्स फॉर योर clinical practice also. In your when you're sitting in your clinic, you have to be very systematic. पेशेंट्स को वैसी बड़ी अवेयरनेस हो चुकी है, और उन्हें समझ आ जाता है कि किस तरीके से आप लेके चल रहे हो। सो अगर आप हैपहैजर्ड चलोगे तो उन्हें भी लगेगा कि बहुत ही कंफ्यूजन चल रही है इसके अंदर। तो अपने आप को बहुत ज्यादा सिस्टमेटिकली चलना है। ठीक है जी, इकरा? ठीक है। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इन्होंने ना एग्जामिनेशन में बताया है कि मैं बावल साउंड्स को ऑडिबल मतलब वो करूंगी, चेक करूंगी। तो हमने तो कोई ऐसी इंटरवेंशन नहीं की कि इसमें हम बावल साउंड्स को मेंशन करें। और दूसरा जो मैडम ब्रेस्ट मैंने तो इंटरवेंशन एग्जामिनेशन था, पूछी नहीं थी। मैडम ब्रेस्ट एग्जामिनेशन था, हम्म। उसमें ना इन्होंने मतलब कोई कमेंट ही नहीं किया कि नहीं नहीं, टेंडरनेस, सिस्टेमिक इंगोर्जमेंट में और रेडनेस। रेस्पिरेटरी पे नहीं किया। चेस्ट का एग्जामिनेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वाज इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना मैंने आपसे कहा कि मैं यूट्रस में टेंडरनेस सुनना चाहती थी, और मैं ये सुनना चाहती थी कि यूट्रस की इन्वोल्यूशन हो चुकी है या नहीं हो चुकी, ये दो की चीजें थी जो पूरे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में मुझे सुनना थी। और जिस तरह भी इकरा ने कहा, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन तो की एग्जामिनेशन है, 1 वीक पोस्टमार्टम पेशेंट का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन कि उसकी अपीयरेंस ऑफ निपल्स उसके इन्वर्टेड है, इवर्टेड है, उसका शी इज ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसकी निपल्स की शेप कैसी है, नहीं करा रही तो इन्वोल्यूशन है तो कैसी है, उसके टेंडरनेस कहाँ कहाँ है, उसकी इंगॉर्जमेंट है या नहीं, उसकी उसके मास कोई बना हुआ है नहीं, मतलब उस पे तो बहुत लंबी बात चाहिए थी। Instead of talking about cellulitis and the rashes and all those things, it ज़्यादा important. फिर chest examination, respiratory examination was very important. Most of the times, patients catch infections from this household, other than the endometritis, other than the genital tract infection or anything else. The chest is also not well. At times, आपको accordingly antibiotic cover को देखना पड़ रहा होता है, तो वो चीज भी बड़ी important थी साथ में। मैडम मैंने चेस्ट तो सुनी थी फॉर क्रेपिटेशन एंड वीज, लेकिन शायद मैंने फ्लो में मैं बोल गई हूँ। वो इम्पोर्टेंट था ना, वो आप शायद फ्लो में बोल गए। एंड देन ब्रेस्ट, इस केस के अंदर मेस्टाइटिस और एंडोमेट्राइटिस हाँ वर्सेस आरपीओसीज, उसके लिए ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी कि ब्रेस्ट जी बिल्कुल एग्जामिनेशन, यूट्रस का क्या साइज है और टेंडरनेस कहाँ पे। ठीक है ना? सही। बाकी चीजें तो है ही इंपॉर्टेंट। तो वो सारा कुछ और कुछ, कोई मैम कह रहे रीनल एंगल रीनल एंगल टेंडरनेस, ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और पता है? ठीक है। सो आई होप कि कुछ की पॉइंट्स पता चले होंगे आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन में, राइट? सो इन्वेस्टिगेशंस, जी लुबना। मैम मैम जी एग्जामिनेशन जी में अनम।
फ्री फ्लूइड चेक करना है किसी भी एग्जामिनेशन में व्हेन यू आर डूइंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, परकशन जैसे मैं हमेशा गायनी में कहती हूँ कि एक दफा परकशन नोट हमने करने हैं। एक और किसी ने क्वेश्चन किया कि जी उन्होंने बावल साउंड्स क्यों सुनी। चलो सुन लेना, मैं इतना बड़ा ब्लंडर नहीं था जितना बड़ा ब्लंडर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डिटेल से ना बोलना था। जी मैडम लेकिन again, if she's not having any abdominal distension, vomiting or abnormal bowel complaints, तो अगर आप bowel sounds का जिक्र ना ही करो with no abdominal intervention, तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा लॉजिकल बात है, अपने आप को कम फंसाने वाली बात है। लेकिन ये है कि अगर आप बोलना चाह रहे हो ऑस्कल्टेशन के उसमें, तो इट्स ओके, ठीक है, बोल दिया, ओके। लेकिन जरूरत नहीं है अगर ऐसा कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट में। ओके ठीक है मैडम ठीक है, चलेगा। थैंक यू वेलकम। ओके, मैडम सो शुड जी प्रोसीड फॉर इन्वेस्टिगेशन जी जी जरूर। नाजिश ने शायद कुछ नहीं पूछना। ओके जी, लुबना। जी जी नो मैडम जी 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 जी, थैंक यू। ओके Okay. जी, लुबना। After this, madam, I will proceed towards the investigation, and I would like to know about her baseline investigation, including her complete blood count with weight, hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count, and platelet count, her blood group, and RH factor. मैडम आप साथ साथ दे देगी और बस मैं चलती जाऊँ चलो मैं देती जाती हूँ। एचबी उसकी 8 है, टीएलसी उसका 18 है। और क्या चाहिए? मैडम हर ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर बी पॉजिटिव। मैडम प्लेटलेट काउंट शायद ऊपर वो रह गए थे नॉर्मल है, नॉर्मल नॉर्मल। ओके एंड देन मैडम हर ब्लड शुगर एंड 92। and her viral serology, hepatitis B surface antigen, anti-HCV and anti-HIV. नेगेटिव। Okay. And after this, madam, I need her CRP, her serum lactate level, and her blood culture, 2 sets of blood culture, one for the aerobic organism and one for anaerobic organism. Her serum lactate level, her RFTs, LFTs, serum electrolyte, and coagulation profile. And after this, दोबारा से पूछे। बेसलाइन हो गई है, सॉरी, बेसलाइन हो गई है। सीआरपी आपने कहा है वो मार्केटली रेज्ड है। और मैडम सीरम लैक्टेट लेवल चलो, लैक्टेट लेवल अभी नॉट अवेलेबल है। और मैडम हर ब्लड कल्चर रिपोर्ट 2 सेट्स ऑफ ब्लड कल्चर वन फॉर एरोबिक एंड वन फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म ठीक है, इस पे भी अभी इट्स नॉट अवेलेबल येट। देन मैडम हर रीनल फंक्शन टेस्ट फॉर यूरिया क्रिएटिनिन एंड हर वो लिवर नॉर्मल है, फंक्शन टेस्ट मैडम हर सीरम वो भी इलेक्ट्रोलाइट लेवल वो भी नॉर्मल है। हर एंड हर कोएगुलेशन प्रोफाइल क्या चाहिए कोएगुलेशन प्रोफाइल में? मैडम स्पेशली हर पीटी एपीटीटी लेवल स्पेशली नहीं, मैं आपको कोएगुलेशन प्रोफाइल पूछे। जी जी मैडम मैडम कोएगुलेशन प्रोफाइल में प्लेटलेट काउंट आपने नॉर्मल दे दी है तो हर मैडम हर डी डाइमर एंड हर स्पेशली हर डी डाइमर मैडम डी डाइमर ज्यादा है। ओके And after this, madam, her high vaginal swab report. चलो एचवीएस भी अभी हम बात करते हैं। और Then, madam, her pelvic ultrasound for any uterine anomaly and for any adnexal pathology. ठीक है, वो भी we will discuss. And then, madam, that's it. मैडम Good. अभी हम इसके लिए ठीक है। जीबीएस स्क्रीनिंग या ये वाली चीजें तो नहीं मांगेंगे ना क्या मांगेंगे? मैडम जीबीएस स्क्रीनिंग का तो मैं जिक्र नहीं करूंगी ना इसमें बिल्कुल भी नहीं। बस मैडम दैट्स इट आरएफटी एलएफटी ठीक की है, मैं मांग चुकी हूँ ठीक है, गुड। और किसी ने कुछ ऐड करना? आई थिंक यू वर अगेन वेरी गुड। लेकिन मसला वहीं आता है दो चीजों में, जो आपने हिस्ट्री से करते आ रहे हो। ये चीज आपको ये क्लास दोबारा देखना यूट्यूब पे। अब जो भी बल्कि क्लासेस में प्रेजेंट करता है, इट्स ऑलवेज बेटर। बल्कि अब तो खैर उस तरह के लॉन्ग केसेस नहीं होते, वरना हमारे जब हम लोग तैयारी किया करते थे और लॉन्ग केसेस होते थे, तो हमें तो क्या करते थे, हमारे टीचर्स के अपना ही केस बोलो और रिकॉर्ड करके सुनो ऑन योर फोन और एनीथिंग,
उससे आप अपने आप को खुद एनालाइज करो, यू विल रियलाइज कि आप कहाँ खड़े थे, क्या गलतियां की, उससे बेहतर जज और कोई हो नहीं सकता। सो आई विल टेल यू लुबना, अगेन इन्वेस्टिगेशन में भी वही मसला है जो हिस्ट्री से होता आ रहा है। इन्वेस्टिगेशंस आप कम इंटरवेंशन या कम इम्पोर्टेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट की तरफ आते हो, मतलब जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली कराई जाए, जो आई एम सॉरी, इन्वेस्टिगेशंस जो आपको ज्यादा मैनेजमेंट में फर्क लाए या विच आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। जैसे कि आपने बेसलाइन कही, उसके बाद सीआरपी भी ठीक था, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे आपकी गलती है। सीक्वेंस सीक्वेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और उसके अलावा ये कि देन यू से, जैसे आप हिस्ट्री में बोल रहे थे कि आई विल रूल आउट ऑल कॉजेज ऑफ पेन, और फिर आपने आगे शुरू हो गए इंस्टेड कि आप उस पेन को एलेबोरेट करते। इसी तरह आपने कहा कि कोएगुलेशन प्रोफाइल दे दे मुझे। कोएगुलेशन प्रोफाइल में आपका प्लेटलेट काउंट तो आता है, पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, डी डाइमर, एफडीपी, सीरम फिब्रिल, पता नहीं क्या क्या कोएगुलेशन प्रोफाइल में आता है। मतलब व्हेन एग्जामिनर हर्ड यू सेइंग कोएगुलेशन प्रोफाइल दे दो, तो उससे तो दिल नहीं किया कि अब इसको पास किया जाए, बिकॉज यू डोंट नो कि आप क्या बात कर रहे हो। ठीक है, हालांकि एक्चुअली आप जो कहना चाह रहे हो वो आपके माइंड में, सो दिस इस ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज ठीक अपने है इस मैडम। हैबिट को ठीक करो। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन व्हाट यू आर सेइंग एंड व्हाट यू आर आस्किंग, एंड सिमिलरली इन योर एक्चुअल लाइफ ऑल्सो। जब इंशाल्लाह आप राउंड्स कर रहे होगे तो आप ये ऑर्डर नहीं लिख के जाओगे कि सेंड कोएगुलेशन प्रोफाइल ऑफ द पेशेंट। ठीक है, आप कहोगे या तो आपको पीटीए पीटीटी आईएनआर, खाली पीटीए पीटीटी भी नहीं, पीटीए पीटीटी और आईएनआर चाहिए ना, अगर किसी का आपको पीटीए पीटीटी कर रहे हो, या फिर हाँ आपको अगर फिर डी डाइमर खाली क्या, फिर वाई नॉट एफडीपीज और फिब्रिनोजन और एटसेट्रा, तो वो चीज। अच्छा, उसके बाद ये कि आपने सीआरपी के फौरन बाद ही सीरम लैक्टेट मांग लिया, इट्स ओके, वो भी इतनी बड़ी गलती नहीं थी, बट फर्स्ट आपके सामने एक पूरी क्लिनिकल पिक्चर है पेशेंट की। You know, she's not actually having any septic shock, or maybe she's not having severe sepsis, or maybe not even sepsis. Like, you know, she is having maybe bacteremia. There are few stages है ना कि पायरेक्सी फीवर हो गया, बैक्टीरियमिया हो गया, सेप्सिस हो गया, सिवियर सेप्सिस हो गया, सेप्टिक शॉक हो गया, एंड ऑर्गन फेलियर हो गया, एटसेट्रा। तो आपने क्लिनिकली इवेलुएट कर लिया, और लैक्टेट सर्कुलर तो जाकर पायरेक्सिया। आता है एटलीस्ट सेप्टिक शॉक में या सिवियर सेप्सिस में जाकर, राइट। तो इसलिए आरएफटी एलएफटी सीरम इलेक्ट्रोलाइट से पहले ही आप सीरम लैक्टेट मांग रहे हो, तो इट्स बेटर, मे बी यू मे नॉट इवन नीड सीरम लैक्टेट एट ऑल, यू नो, बिकॉज पेशेंट आपके पास अभी 1 or 2 फीवर के साथ आई है, और अभी क्लिनिकली शी इज ऑल राइट एंड यू आर गिविंग हर एंटी पायरेटिक्स, और आप उसके फीवर को ट्रीट कर रहे हो, और वो अभी फेब्राइल हो गई है, और यू मे नॉट इवन नीड सीरम लैक्टेट। हम लोग हर पेशेंट में इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि हमारे थोड़े से रिसोर्सेज का है, बट चलो अब शी इज हियर, अभी तो 2 वीक्स कोई पेशेंट होता है कि हफ्तों से फीवर के साथ आई होती है, यू कैन सी दैट शी इज हाइपोटेंसिव, और मे बी शी इज डिहाइड्रेटेड ऑलरेडी, जिसका आपको लग रहा है कि आउटपुट ही कम आ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो डेफिनेटली इमीडिएटली यू हैव टू गेट द सीआरपी एंड सीरम लैक्टेट डन। सो ये इस चीज को भी थोड़ा सा फर्क में रखो कि सेप्सिस, सिवियर सेप्सिस, एंड ऑर्गन में क्या है। लेकिन फिर भी अगर आपने मांग लिया तो ये बुरा नहीं किया, वेरी फ्रेंकली। उसकी वजह ये है कि आपको थोड़ा सा लेवल ऑफ हाइपोपरफ्यूजन ऑफ टिश्यूज का पता चल जाएगा विद सीरम लैक्टेट। सो यस, ओके, फाइन। सो इसका आप लेवल कर लो कि 2 है, लेस देन 2 है, राइट, सो दैट इट्स नॉर्मल। बट ये है कि अगर आप बाद में जाकर भी करा लो तो भी वो एटलीस्ट फॉरन से फिर ना मांगो, अगर क्लिनिकली आपको पेशेंट उस तरह से वेयर सेप्सिस वाली नहीं लग रही। अच्छा, उसके अलावा आपने और बाकी सब कुछ ठीक मांगा एक्चुअली, बस आपका ये जो है सीक्वेंस हर चीज का ठीक होना बहुत जरूरी है। और आई थिंक यस, यू वर ऑल राइट। और किसी ने कुछ मांगना, एक तो और चीजें अगर मैं चाहिए, अगर मैं कहूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके शुगर लेवल क्या था, यू नो, टू रूल आउट सम रिस्क फैक्टर्स कि मे बी शी वाज डायबिटिक और समथिंग लाइक दैट, तो वो उसमें हीलिंग और वो सब चीजें हो जाती है। फिर भी ये ब्लड शुगर रैंडम ठीक आ सकती है, बट उसका लेवल्स अगर आप फ्रीक्वेंटली चेक करो या उसका जीटीडी करा लो या HbA1c, उससे जरा ज्यादा बेहतर पता चल जाएगा। सेप्सिस की पेशेंट है तो सिर्फ एक रैंडम लेवल को लेकर सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, वो चीज रूल आउट कर लेनी चाहिए। और अल्ट्रासाउंड तो आपने मेरा ख्याल है मांगा है। जी जानिश, नाजिश। मैडम इसमें हम स्वैब्स, नेजल स्वैब्स, माउथ स्वैब्स हम ये भी कह बड़ा सकते अच्छा हैं? सवाल है। देखो, बात यह है कि पेशेंट अगेन हिस्ट्री,
अगर उसका ये जो नेजल स्वाब्स और वो आप कह रहे हो ना, वो मेथिलिन रेजिस्टेंट के लिए की जाते हैं, जिसमें जो अनट्रीटेड रह जाए या जो ट्रीट ना हो रहा हो, जिसमें आपको देखना होता है क्योंकि मेथिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेन तो नहीं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट का ट्रीटमेंट ही नहीं हो सक रहा। तो वरना आई थिंक अनलेस शी हैज टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और इस तरह के मसाइल, तो फिर हम नेजल स्वैब्स और उस तरफ जा सकते हैं, वरना खाली HbS ही काफी है। Actually, this is exactly what we do in our wards also. अगर patient peripheral sepsis और genital tract infection के साथ आई है तो हम उसके nasal swabs नहीं ले रहे होते, तो you will do what you actually do in your wards. मैडम ये कोएगुलेशन प्रोफाइल का समझ नहीं आया, क्यों मांगना है हमने? मतलब अभी पहले कोएगुलेशन बहुत आगे की चीज है, वो एंड ऑर्गन और सिवियर सेप्सिस में जाके कोएगुलेशन का होता है, तो ये उसके लिए उन्होंने मांगा है, तो जरूरत नहीं है इस पेशेंट में। अगेन क्लिनिकल असेसमेंट, लैक्टेट भी अब तो ठीक आ गया, तो फिर इतना आगे जाने की बात नहीं आती फिर। जी है ना मैम, इसमें चेस्ट मैडम एक्सरे मेरा जो भी है एक वो हम क्वेश्चन था। अभी पेशेंट का लेंगे या फिर अगर कोई सिम्टोमेटिक होगा फिर करेंगे चेस्ट एक्सरे? ये भी अच्छा सवाल है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि आप चेस्ट एक्सरे हर एक में करा लो, क्योंकि चेस्ट एक्सरे इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव इंटरवेंशन, और अलोंग विद योर एनी अदर, क्योंकि परपीरियम के अंदर अगर पेशेंट से इस तरह इन्फेक्शन और फीवर के साथ आए, बेशक आपने उसका जेनिटल ट्रैक्ट भी डील कर लिया और वो, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही, तो उसकी मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विद फीवर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, तो कोई चीज रह ना जाए तो चेस्ट एक्सरे करा लेने में कोई हर्ज नहीं है ऐसा। जी है ना। मैम अगर यही पेशेंट जो है एब्डोमेन डिस्टेंशन के साथ भी आती है, तो फिर हम उसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन फॉर फ्री फ्लूइड और हेमाटोमस के साथ एक्सरे इरेक्ट अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन भी एब्डोमेन कराएंगे। एज अ होल, एब्डोमेन और पेल्विस कराएंगे, यस। उसमें बावल का भी कोई एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, यू नेवर नो कि कोई सेंड होगी इन्फेक्शन या कोई टाइफाइड बाद में हो गया, उससे कोई एडिशन अंदर बन गई, या यू नेवर नो पोस्ट डिलीवरी उसकी जब यूट्रस इन्वॉल्यूट हुई क्या चेंजेस हैं, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, डिस्टेंशन हो गई, सो देयर इज नो हार्म कि आप उसकी इंटेस्टाइन के लिए भी सारे स्कैन्स और वो सब करा लोगे। और मैम एक्सरे इरेक्ट एब्डोमेन हाँ, उसकी जरूरत है? करा लें जी। ठीक है। और एक्चुअली आपको अगर मैं बताऊं, इन सारी इन्वेस्टिगेशंस में जैसे किसी ने चेस्ट एक्सरे कहा, तो ऐसा पेशेंट जो पेरिफेरल सेप्सिस के साथ आया, उसके अंदर खाली पेल्विक स्कैन के साथ साथ अगर आप एब्डोमिनल स्कैन भी करा लो तो कोई हर्ज नहीं होता, बिकॉज यू नेवर नो कि एब्डोमेन के अंदर कोई और कॉज भी मिल जाए। क्योंकि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी कोई इतनी बड़ी इंटरवेंशन है नहीं, ना ही वो कोई बहुत एक्सपेंसिव इंटरवेंशन है, बट इट इज वेरी रिलेटेड टू द होल सिनेरियो। आपका बेशक फॉर एग्जांपल एक पेशेंट RPOCs के साथ आ गई है, आपने कल को उसकी सक्शन इवैक्यूएशन कर दी है, लेकिन उसका फीवर सेटल नहीं हो रहा, लेटर ऑन यू फाइंड आउट दैट देयर वर गॉलस्टोन्स एंड शी वाज हैविंग एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस फॉर एग्जांपल, या कोलिलिथिस, तो वो एक एक अगर कंप्लीट इवैल्यूएशन की बात की जाए तो चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन और पेल्विस करा लेने में भी हर्ज नहीं है। लेकिन अगर है ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन या वॉमिटिंग्स के साथ पेशेंट, या इस तरह से किसी गट के सिम्टम के साथ, तो फिर आप उसका वैसे भी अल्ट्रासाउंड तो फॉर गट और वो सारा रेक्टल सुपाइन कराओगे। ठीक है, चलो गुड। और कुछ? मैम एक और सवाल, अगर गॉसी बायोमा हम सस्पेक्ट करें तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करवाएंगे? हाँ देखो, अब वो तो फिर एब्डोमेन के अंदर होगा ना, अगर तो वजाइना में होगा तो वो तो खैर गॉस पीस आपको स्पेकुलम में ही मिल जाएगा, ठीक है, तो उसमें फर्दर और क्या इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर एब्डोमेन के अंदर ऐसा कुछ आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आप CT भी कराओगे फिर। क्योंकि डेफिनेटली देन यू हैव टू ओपन हर अप ना। मैम फिर उसमें अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एब्डोमल एक्सरे इरेक्ट वो तो होगा ना, और इसके अलावा हाँ बता रही हूँ, सही हो गया। अल्ट्रासाउंड पे सस्पेशन आ जाती है, उसके बाद बट यू हैव टू रिकन्फर्म अगेन कि इज इट एन एब्सेस और सम फॉरेन बॉडी लेफ्ट इनसाइड या क्या, तो फिर आप करा लोगे CT। और कुछ? जी ठीक है लुबना, सो आई हाँ जी थिंक इस तरह से इन्वेस्टिगेशंस हो जाएंगी। और किसी ने कुछ ऐड करना है, फिर हम मैनेजमेंट में आते हैं, ट्रीटमेंट पे। मैडम मेरा भी एक मैडम, क्वेश्चन था। मैडम जैसे आपने मुझे जो पेशेंट दिया उसकी TLC काउंट है 18,000, CRP लेवल हम्म उसका ज्यादा है, स्टिल देयर इज अ नो एंड ऑर्गन फेलियर,
अभी तक मैं इसको हाँ परप्यूरल पायरेक्सिया ही बोलूंगी ना, शी इज नॉट इन परप्यूरल सेप्सिस। यस यस। देखो सेप्सिस क्या चीज है, ठहरो एक मिनट। सेप्सिस है कि इन्फेक्शन गई ब्लड में, बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया होके पेशेंट डिहाइड्रेट हो गई, हाइपोटेंशन में चली गई, जिसे कहते हैं ना सेप्सिस में एक होता है रिससिटेशन, सेप्सिस बंडल केयर, देयर इज अ केयर बंडल एक्चुअली। आप ऑब्स्टेट्रिक्स में ये चीज देखोगे कि एक केयर बंडल का वर्ड यूज हुआ है जहाँ पे बहुत सिवियर कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे हमारा प्लेसेंटा क्रीटा आ जाता है, उसके अंदर केयर बंडल की टर्म यूज हुई है। बंडल का मतलब है कि एक मैं तो इसको इस तरह से एग्जांपल देती हूँ, जैसे बुके ऑफ फ्लावर्स है, वो एक बुके है विच इज अ बंडल ऑफ फ्लावर्स। एक्चुअली देर आर मेनी थिंग्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस, फॉर एग्जाम्पल प्लेसेंटा क्रीटा में देर आर 6 or 8 people who are making this care bundle, which involves an obstetrician, radiologist and blood bank और intensive care, ये जो क्रिटिकल केयर का यूनिट और वो सारा कुछ, ठीक है। सिमिलरली आपका ये जो है रिससिटेशन, ये जो सेप्टिक केयर बंडल है, इट्स ऑल्सो लाइक अ बंडल, और इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट की चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, जिसके अंदर आपका मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तो पूरी है ही, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट या और इंटेंसिव केयर वाला वो सारा। लेकिन इस केयर बंडल के अंदर आपका आपकी जो असेसमेंट है उस वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि हाइपोटेंशन है, पेशेंट को आप फ्लूइड्स भी दे रहे हो फिर भी वो हाइपोटेंशन में, इट इज एक्चुअली सेप्सिस, जो कि उसको डिटेरियोरेट किया जा रहा है, ठीक है। सो उस सेप्सिस इज समथिंग विच हैज अफेक्टेड द होल बॉडी। और फिर एक आता है एंड ऑर्गन फेलियर वाला। एंड ऑर्गन फेलियर का मतलब ये होता है कि एलएफटीज भी खराब हो रहे हैं, अब एक्यूट किडनी इंजरी भी डेवलप हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो severe sepsis along with the end organ failure is actually has got more morbidity and mortality, उसके अंदर इंटेंसिव केयर और वो सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन जो आपका परप्यूरियल पायरेक्सिया है, उसके अंदर अभी आपका हाइपोटेंशन या डिहाइड्रेशन और वो चीजें डेवलप नहीं होना शुरू हुई होती, बट पेशेंट हैज गॉट फीवर एंड शी मे बी शी मे लीड herself to severe sepsis or the send organ thing if it is not treated now, because ये चीज डिटीरियरेट होती जाएगी और लेटर ऑन जाके इफेक्ट होगी। जी फातिमा। मैडम एक जो उन्होंने स्टेप लेडर दिया हुआ है, जिसका सिस्टेमिक हम्म इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम आता है, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर या टेम्परेचर या रेस्पिरेटरी रेट खराब हो रहा है, लेकिन मैडम उसके साथ उन्होंने कहा अगर सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम के साथ इन्फेक्शन है तो फिर सेप्सिस है। मैडम वो इन्फेक्शन क्या हम बायोकेमिकल ये लैब से हमें कंफर्म होगा, किस तरह से कंफर्म होगा कि उसको इन्फेक्शन है? क्योंकि सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम में भी मैडम उसके टेम्परेचर तो मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस या लेस देन 36 डिग्री सेल्सियस इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। तो वो मुझे समझ नहीं हम्म आ रहा था कि वो इन्फेक्शन किस तरह से हमने उसको लेबल करना है, के साथ इन्फेक्शन भी है इसको। मैडम अब जो न्यू इन्फेक्शन। गाइडलाइंस आई है ना मैडम, उसमें जी सर्च और सीवियर सेप्सिस ये है ही नहीं। उसमें तो उन्होंने सेप्सिस आई की नो। डेफिनेशन ही यहाँ स्टार्ट की है, ऑर्गन फेलियर हुआ है ड्यू टू इन्फेक्शन आइदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर और आफ्टर द प्रेगनेंसी। अब सर्च सेप्सिस सीवियर सेप्सिस ये सब कुछ खत्म है, अब यहाँ सेप्सिस है या सेप्टिक शॉक है, ये और दो रेड डेफिनेशन फ्लैग है है। और एम्बर फ्लैग है जी बेसिकली। मैडम, नहीं और मैडम, ऊपर बिल्कुल से ये ठीक ये कह न्यू रहे रेड फ्लैग गाइडलाइन और में एम्बर दिया हुआ है साइन है। स्टेप लेडर, डॉक्टर लुबना देख लें दोबारा जाके, न्यू गाइडलाइन में स्टेप लेडर उसी तरह से दिया हुआ है, मैंने खुद अभी देखा उसके अंदर। अच्छा फिर हो सकता है ना हो। तब मैंने से वही न्यू असल में मैं गाइडलाइन। आप लोगों को इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ और ये सारा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, क्योंकि इससे आपकी ना मैनेजमेंट बेहतर होगी। देखो यू विल हैव टू डिफरेंशिएट, एक्चुअली जो नई गाइडलाइन है ना उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। जब रेड फ्लैग्स की बात आ रही है ना, इसका मतलब है कि पेशेंट सिवियर सेप्सिस में जा रहा है। और एक उन्होंने एम्बर फ्लैग दिया हुआ है, उसके अंदर यही है कि अभी वो सिवियर सेप्सिस में नहीं गया, लेकिन वो पायरेक्सिया से डेवलप हो रहा है टुवर्ड्स द सिवियर सेप्सिस। सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वाली जो बात फातिमा करी है अलोंग विद इन्फेक्शन, देखो जो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो तो दैट्स ऑल राइट, बट व्हेन शी डेवलप्स सुपर इम्पोज इन्फेक्शन या शी डेवलप्स फीवर अलोंग विद डिटेरियोरेटिंग फैक्टर्स, जिसके अंदर उसके हाइपोटेंशन लैक्टेट लेवल ज्यादा हो रहे हैं, तो वो चीज उसको सेप्सिस की तरफ लेके जा रही है, ठीक है। एक्चुअली अगर आप स्टेप लैडर देखो या अब वाली गाइडलाइन भी देखो, दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं।
उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है शायद जो स्टेप लैडर वाला तरीका है वो जरा ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से है, वो जरा इसलिए हमारे स्पेशली व्हेन यू वर्किंग इन योर लेबर रूम, और जब आप एक पेशेंट ऐसा रिसीव करते हो तो उससे आप फौरन डिफरेंशिएट कर लेते हो कि ये आईसीयू वाला पेशेंट है या ये इधर रखने वाला है। अगर ये इधर रखने वाला है तो मैंने इधर रख के क्या क्या चीजें फौरन करके देखनी है, जिससे मुझे घंटे में फैसला हो जाएगा कि पेशेंट मेरे पास इधर रहेगा या आईसीयू में शिफ्ट हो जाएगा। तो और अगर आप न्यू गाइडलाइन में देखो तो उसमें भी यही एम्फसाइज हुआ है। और आई एम टेलिंग यू, इफ यू गेट अ पेशेंट ऑफ सेप्सिस इन एग्जाम, तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है, एक सोर्स पे पहुंचना और एक उसकी असेसमेंट के यू शुड नो वेदर अ पेशेंट शुड बी केप्ट इन द लेबर वार्ड और शी शुड बी शिफ्टेड टू द आईसीयू। सो ये दो मैडम चीजें ही सबसे ज्यादा। हम्म। मैडम जो और उसका उसमें रेड थर्ड है फ्लैग ना, वाली बातें आ उसमें जाएंगी। उसमें फिर सेप्टिक शॉक आता है कि थर्ड में जी उसको हाइपोटेंशन हो रही है, हम फ्लूइड भी दे रहे हैं वो फिर तो भी वो। ऐसा है। देखो जो हाँ सेप्टिक शॉक है मैडम, ना जो वो तो आखिरी सेकंड है ना चीज है वो नहीं ना। समझ आ सेप्टिक रहा। शॉक का मतलब ये है, सेप्टिक शॉक का मतलब ये है कि आपको हाइपोटेंशन ठीक करने के लिए कोई आइनोट्रोप्स देने पड़े हैं, कोई आपको वेसोप्रेसिन देने पड़े हैं, और उसके अलावा आपको सीवीपी लाइन मेंटेन करनी पड़ी है, उसकी कोई सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी पड़ी है। वो सेप्टिक शॉक है जी फातिमा। मैडम लेकिन मुझे वो सेकंड वाला नहीं समझ आ रहा, जिसमें सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम प्लस इन्फेक्शन जो है वो किस तरह से, क्योंकि फीवर तो उसमें भी है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस में भी है फीवर उसको पेशेंट को, तो उसके उसमें मैडम साथ सिस्टम मतलब। हाइपरटेंशन है ना। उसमें मैडम हाइपोटेंशन है। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम में हाइपोटेंशन नहीं होती। उसमें जो जी। है आपका टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स जो है वो डिरेंज होती हैं। और जो मैडम यही डिफरेंस है इसमें और जो रेड फ्लैग साइंस हैं, तो उनमें यही है कि जो हाइपोटेंशन होती है, और सेप्सिस की डेफिनेशन जी सीवियर सेप्सिस या सेप्टिक शॉक में जो है हाइपोटेंशन होती एग्जैक्टली। है। वो स्टार्ट का बिल्कुल एक वो स्टेज है और ये बिल्कुल एंड की। हम्म। ठहरो, मैंने ये मैडम जो गाइडलाइन भी खोली सिस्टेमिक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। मैडम सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस सिंड्रोम है ना, उसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उसके अंदर उसका हम्म। हार्ट रेट 90 से ज्यादा है, टीएलसी 15,000 से ज्यादा है और इट इज लेस देन 4,000, या जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दैट इज लेस देन 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेकिन उसके अंदर हाइपोटेंशन नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सिर्फ टेम्परेचर, हार्ट रेट, टीएलसी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम्म। ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ना वो खोला है जो नई गाइडलाइन है, उसमें ये जी रेड मैडम। फ्लैग सेप्सिस है। और उसके अंदर ये सारे रेड फ्लैग्स उन्होंने दिए हुए हैं कि हाइपोटेंशन डेवलप होती है, हो रही है टेकीकार्डिया, तो वैसे भी होगा पेशेंट में। अच्छा, जो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट जो है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर ये आपका 25 इन्होंने दे दिया, पहले 21 शायद होता था, तो रेस्पिरेटरी रेट अगर ज्यादा आ रहा है ना उसका, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं पे आपके लिए एक बड़ा अलार्मिंग जैसे हाइपोटेंशन है, सो रेस्पिरेटरी रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ जाता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन, वेदर यू नीड टू गिव हर ऑक्सीजन, उसको उसको ऑक्सीजन सपोर्ट देने की जरूरत पड़ी है या नहीं, आई डोंट नो, इसके अंदर उन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसमें भी होता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट आप कितने परसेंट दे रहे हो, 40% वाली दे रहे हो या क्या दे रहे हो, उससे ज्यादा है तो फिर आपके एक अलार्मिंग साइन आ जाता है। और उसके अलावा ये रैश वगैरह। लेक्टेट लेवल इन्होंने 2 दे दिया, पहले 4 होता था मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब उन्होंने इसको 2 पे कर दिए। और आउटपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बाद आप सीवीपी और उन चीजों की तरफ आते हो। और उसके बाद उन्होंने फिर कहा है कि अगर अगर सेप्सिस डेवलप हो गया तो फिर हाउ आर यू गोइंग टू, ऑब्वियसली खैर एंटीबायोटिक इज अ वेरी फर्स्ट थिंग दैट यूल डू, जो उसके फर्स्ट इनिशियल 6 आवर्स में जिसे कहते हैं कि आप करते हो एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम स्टार्ट कर देते हो आफ्टर टेकिंग ब्लड कल्चर्स। और उसके अलावा आप हाइपोटेंशन को ट्रीट करते हो, उसको भी ट्रीट करने का बड़ा पर्टिकुलर तरीका है कि आप मेरा ख्याल है 20 ml और समथिंग पर केजी के हिसाब से पेशेंट को पहले फ्लूइड देते हो और फिर आउटपुट मॉनिटर करते हो। अगर फिर भी ठीक नहीं आउटपुट आ रहा और उसका हाइपोटेंशन ठीक नहीं हो रही, देन यू डिसाइड फॉर द वेसोप्रेसिन और ऐसा कुछ। इसके अंदर अच्छा हाँ, 21 वाला इन्होंने एम्बर फ्लैग में कर दिया हुआ है। पहले उन्होंने सिर्फ 21, द गाइडलाइन हैज रियली चेंज। इन्होंने क्राइटेरियाज देखो, रेड फ्लैग में 25 से ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेटरी रेट एम्बर फ्लैग में 21 है। और पल्स उसके अंदर 130 थी, इसमें 100 से 129 है। इसके अंदर सिवियर हाइपोटेंशन हो गई है, लेस देन 90 हो गया सिस्टोलिक सिस्टोलिक, इसके अंदर 100 तक है सिस्टोलिक। सो ये सारा कुछ आप इस तरीके से देखो, एक्चुअली हाइपोथर्मिया डेवलप होना शुरू हुआ है एम्बर फ्लैग के अंदर। ठीक है। सो ये आप गाइडलाइंस भी देख लेना, फ्रैंकली इन गाइडलाइंस में पुरानी गाइडलाइंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसमें थोड़ी सी उन्होंने स्कोरिंग ज्यादा ही स्पेसिफिक कर दी हुई है। और लेकिन बात वही है, पहले 21 रेस्पिरेटरी रेट पे हमें अलार्म हो जाता था क्योंकि एम्बर और रेड फ्लैग में बहुत ज्यादा उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ था, लेकिन शायद रेड फ्लैग का तो मतलब ही है कि उसे
इमीडिएटली आप यू कीप हर इन द आईसीयू, और फिर आप उसको उस तरीके से फॉरन एम्बर में ये है कि आप अभी उसे रिससिटेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सेप्सिस का आपने जरूर देख लेना है। फिर ये उन्होंने नई गाइडलाइन में दिया हुआ है, ये सारा तो हमें पता ही है, हम पहले भी यही करते थे। क्या इवेलुएशन है, ये आईवी लाइन और ऑक्सीजन कितनी देनी है, एंटीबायोटिक फ्लूइड्स मॉनिटर। इसके अंदर फ्लूइड वाली चीज भी बड़ी ट्रिकी है। हाँ, 20 ml पर केजी है, जैसे मैं आपको भी बता रही थी, ठीक है। फ्लूइड थेरेपी का अगर 20 ml पर केजी से भी हाइपोटेंशन ट्रीट नहीं हो रही, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो बिल्कुल ही रेड फ्लैग वाली बात हो गई है, ठीक है। तो फिर आप उसको फटाफट सीवीपी मेंटेन करते हो और उसे वेजोप्रेसिन देते हो, और अकॉर्डिंगली फिर इसको लेकर चलते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी चीजें हम आप ही कर रहे हैं, रेड इशू कर रहे हैं, ये चीज मैंने खोल ली। आई होप के नजर आप सबको आ रहा होगा। एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों को बहुत जरूरी पता होना चाहिए। मेथिलिन रेजिस्टेंट में कौन कौन सी एंटीबायोटिक नहीं, सॉरी प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। मेरी स्क्रीन असल में दूसरी हुई हुई है, सो ठहरो, मैं आई कैन म्यूट यू ऑल। तो इसके अंदर आप ये हो गया सबका म्यूट, जिसने बोलना होगा वो अपने आप को अनम्यूट कर देगा। सो आई वाज टेलिंग यू के इसके अंदर मेथिलिन रेजिस्टेंट का आपको स्टेफ वॉरियर्स का बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक उसमें काम करेगी। होता ही है कि पेशेंट को ट्रीट कर करके हम थक जाते हैं, लेकिन वो ट्रीट नहीं होता, और वो क्या होता है, वो मेथिलिन रेजिस्टेंट होता है। उसके अंदर सिर्फ दो, जेंटामाइसिन और वेनकोमाइसिन काम करती है मेनली। बाकी उन्होंने कुछ और भी दी हुई है जो हम नॉर्मली हमारे यूज पे इतनी होती नहीं है। तो मेथिलिन रेजिस्टेंट में ये होती है। देन यू हैव टू नो, अब जेंटामाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टो, अच्छा, अब जैसे नेकोटाइजिंग एंटेरोफेशियाइटिस होता है, विच इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, उसका आपको ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है और मोस्टली, और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। अब जेंटामाइसिन मेथिलिन रेजिस्टेंट को तो कवर कर रहा है, लेकिन ये इस ग्रुप ए को नहीं कवर कर रहा है। तो साथ में आपको, लेकिन वैनकोमाइसिन इज कवरिंग दीज टू। तो ये बड़ा, आई डोंट नो, अब इस नई वाली गाइडलाइन में मेरा ख्याल है वो टेबल नहीं है। वैसे मुझे पिछली गाइडलाइन में वो टेबल बड़ा पसंद था, जिसमें उन्होंने कंडीशंस को सॉर्ट आउट किया हुआ था। इसमें नहीं है वो। उसमें उन्होंने कंडीशंस को सॉर्ट आउट किया हुआ था, और उसमें उन्होंने उसको, ये उन्होंने एंड ऑर्गन फेलियर का टेबल दिया हुआ है कि आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट एंड ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है। और इसकी ये भी पिछली गाइडलाइन में नहीं था मेरा ख्याल है, ये भी जी इसके मैडम, अंदर है। सोफा स्कोरिंग की वाली गाइडलाइंस में जी। हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए, मे बी वर्ड टू वर्ड ना भी याद हो कि बहुत ही ज्यादा वर्ड टू वर्ड हुआ हुआ है, क्योंकि एमसीक्यूज तो है नहीं, लेकिन आपको ये मैडम ये मैं अंदाजा बताऊं होना शुरू सोफा हो जाए। स्कोरिंग? क्विकली बता सकती हैं तो बता दें। जी मैडम, SOFA, this is a conventional organ failure assessment system in which we assess six systems of the body, including in which the neurological system is assessed by the GCS scoring, in which respiratory system is assessed by the partial pressure of the oxygen, and then the coagulation system is assessed by the platelet factor, and hepatic system through the serum bilirubin level, and renal system is assessed by the serum creatinine and urine output level. SOFA score basically predicts the mortality due to the underlying disease. And sometimes if we don't have an investigation available, then we assess through the QSOFA scoring. That is the Cook scoring system, in which three systems of the body were assessed, in which that is include the hypertension and conscious level of the patient and tachypnea of the patient. मैडम अगर गुड हमारे पास इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल ना हो तो फिर हम क्यों सोफा स्कोर करते हैं, और इफ वी इन्वेस्टिगेशन इज अवेलेबल देन वी गो फॉर सोफा स्कोरिंग। गुड, आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट काफी है। तो अब नई गाइडलाइन में ये बात है, तो ये भी जरूर देखनी है। और उसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि एंटीबायोटिक कवर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इस गाइडलाइन में उन्होंने वो टेबल नहीं किया, वैसे उस वाली से आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने दिया हुआ है कि मेस्टाइटिस है, तो उसमें मेथिलिन रेजिस्टेंट है, मेथिलिन सेंसिटिव है, और शायद स्ट्रेप्टोकोकस है, तो कौन सी एंटीबायोटिक दे रहे हैं। दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो आप उसमें से कर सकते हो, और उसका फायदा हो जाता होता है। क्योंकि एकदम से ये आपके पास पेशेंट अगर है, और एक एग्जाम में मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स की बात शुरू होगी है, तो आप उसे जस्टिफाई कर सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला भी आप चार्ट याद कर लो। ये जो उन्होंने फ्रोस्फोमाइसिन और ट्राइमेथाप्रेम दिया हुआ है, दिस वाज नॉट एक्चुअली मेंशन इन प्रीवियस गाइडलाइन, नॉट फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन, ठीक है। उन्होंने नीचे येलो वालों को किया हुआ है, नॉट फॉर एरिथ्रोमाइसिन था। सो आप ये, लेकिन इसमें बड़ा ध्यान से ये देखना है कि किस किस को ये कवर नहीं कर रहा। अब जैसे कोई एमोक्सिक्लेव एमआरएसए को कवर नहीं कर रहा, सुडोमोनास को कवर नहीं कर रहा,
ग्राम नेगेटिव्स को वेनकोमाइसिन कवर नहीं कर रहा, लेकिन ये मेथिलीन रेजिस्टेंट को कवर कर रहा है। मेथिलीन रेजिस्टेंट बहुत तंग करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये फिर आप ट्रीट नहीं कर किया होता, इसलिए जब ट्रीट नहीं हो रहा होता फिर आप स्वैब्स लेके तो देखते हो कि मेथिलीन रेजिस्टेंट तो नहीं है। तो ये सारा कुछ ठीक है। और बताएं। मैडम जो हम पहले एम्पिरी का ट्रिपल रेजीम एंटीबायोटिक देते थे, अब तो वो यहाँ पे ब्रॉड ये तो नहीं स्पेक्ट्रम। कह रहे, अब तो वो कहती है जी मैडम, अब तो वो टेंसो कहते हैं, मेरोनम या फिर जेंटासिन कहते तो हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ही है ना। देखो, द जी वेरी मैडम। फर्स्ट स्टेप दैट यू डू इन सेप्सिस इज टू टेक द कल्चर्स। सारे उसके आप कल्चर ले लो जो जो आपको पॉसिबल लगते हैं। इफ यू थिंक यू नीड टू टेक यूरिन कल्चर, आप वो ले लो। HVS ले लो, ब्लड कल्चर ले लो। इफ यू थिंक दैट शी इज गॉट सम नेजल प्रॉब्लम है, ऑल्सो नो नेजल कल्चर ले लो। जो आपको लगता है आप ले लो। कल्चर्स लेके आप उसे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फौरन शुरू करते हो। बाकी चीजें उसके बाद आती है। फिर तीसरा स्टेप आप लैक्टेट लेवल कराते हो अगर वो अकॉर्डिंगली, और फिर उसके बाद आप चलते हो। ठीक। सो मैनेजमेंट भी अब वाली ब्रीफली करवा गाइडलाइन, दें। पिछली गाइडलाइन को ही उन्होंने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना फोकस इसलिए कर दिया, कंसिडरिंग रेड फ्लैग्स और एम्बर फ्लैग्स, बिकॉज इफ अ पेशेंट इज इन योर वार्ड और इफ शी इज इन ICU एंड शी इज डेवलपिंग एम्बर फ्लैग्स, तो इट शुड बी एकदम से अलार्म हो जाना चाहिए हर एक को। पिछली वाले में इतना स्पेसिफिक नहीं था, उसमें लैक्टेट भी थोड़ा हायर था, उसके अंदर रेस्पिरेटरी रेट की एक ही वैल्यू थी, उसी के ऊपर एक्शन था। तो इसमें उन्होंने और फोकस और ज्यादा स्पेसिफिक कर दिया, विच इज इवन बेटर, बिकॉज सेप्सिस का पेशेंट मैंने जैसे कहा कि एकदम से ठीक भी हो जाता है। जैसे कि अगर सोर्स मिल गया टाइम से बिफोर डेवलपिंग सीवियर सेप्सिस, अगर आपको सोर्स मिल गया और आपने उसको ट्रीट कर दिया तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने डिले कर दिया है, तो फिर वो ठीक होना बहुत मुश्किल, फिर वो बहुत बड़ी मॉर्बिडिटी हो जाती है। उसके मतलब वंस इफ शी स्टार्ट्स डेवलपिंग एम्बर साइंस एंड देन शी डेवलप्स रेड फ्लैग साइंस, तो फिर उसके अंदर सिर्फ सोर्स रिमूव करना नहीं रह जाता, फिर उसकी ओवरऑल पूरी की पूरी कंडीशन ही ठीक करना पड़ जाती है। मैम ब्रीफली मैनेजमेंट भी करवा दें। मैनेजमेंट इस पेशेंट के अंदर, इस ये मैंने आपको एक बड़ा आसान सिनेरियो दिया है शायद एग्जाम में भी, इसलिए क्योंकि हम ज्यादातर इस तरह का सिनेरियो लेते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर मैंने इनको देने थे रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, राइट। और हमने लेके चलना था इसके ब्लड कल्चर्स और फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बिफोर द कल्चर्स कम। हमने इस पेशेंट को ट्रीट कर चुके होना था। However, it's always better if we keep her in the hospital. We monitor her till her suction evacuation is done, and after the suction evacuation as well, considering the, और फिर आप उसके monitoring में red flags के सारे signs बोलो कि मैं उसके vital signs करूंगी, जिसमें उसकी pulse है, respiratory rate, blood pressure, temperature and specific oxygen saturation है, और yes, इस patient में abdominal tenderness at the same time is very important, output is important। और इस तरीके से आप जब इसकी मॉनिटरिंग करके बोलोगे तो और तो बड़े आराम से डिस्चार्ज हो जाएगा पेशेंट। लेकिन अगर आप बीच में बोंगियां मारते रहोगे और या ये रेड फ्लैग्स वाली चीजें मिस कर दोगे, पहले वाले गाइडलाइन में ये मॉडिफाइड जो ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसीज ये जो MEOW ये स्कोरिंग होती थी, वो भी उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र था। मोरलेस उसमें भी यही स्कोरिंग है सारी, जो कि अब इन्होंने रेड फ्लैग साइंस में कह दिया। तो अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर चीजें बड़ी इधर उधर होके तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। फिर सिवियर सेप्सिस, फिर पेशेंट, देखो बात ये कि सिवियर सेप्सिस या एंड ऑर्गन में जाए तो ये इट्स मोर ऑफ द इंटेंसिव केयर वालों का पेशेंट बन जाता है। सो बात तो आपकी वहीं खत्म हो जाएगी जहां आप सक्शन इवैक्यूएशन। बात हमने ये करनी है कि हाउ आर यू गोइंग टू परफॉर्म सक्शन इवैक्यूएशन इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट जिसके अंदर सेप्टिक POCs है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे। आपसे वाइवे में ये क्वेश्चन पूछा जाना इज इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट ऑफ सेप्सिस अलोंग विद द मॉनिटरिंग एंड देन द सर्जिकल इंटरवेंशन दैट यू आर डूइंग, उसमें क्या प्रिकॉशंस रखोगे, तो वो भी दैट इज द मेन थिंग व्हिच इज इम्पोर्टेंट एक्चुअली। तो इस लाइन पे पूरी मैडम उसमें मैनेजमेंट तो होती है। फिर we can मैडम give मैनेजमेंट ऐसे antibiotics करो for 24 to 48 एक hours. मिनट, सॉरी We लुबना can भी give बात सुनते हैं, antibiotics. फातिमा बता दो। जी फातिमा, सॉरी क्या कह रहे थे। Madam, उसमें तो फिर we'll counsel the patient regarding the diagnosis and then we're going to give her IV antibiotics, broad spectrum antibiotics for 48 hours. And then when the signs and symptoms of sepsis are reduced, then we can go for the evacuation of the patient. Before that, it would be risky for the evacuation. There can be increase in perforation, increased bleeding, increased risk of having introduction of sepsis or infection through the instruments. So after that, after the evacuation, we can send the RPOCs for the histopathology for further.
and then ओके, discharge the patient अभी after giving her आपकी the red flag signs. ओके, अभी आपकी भी करते हैं इसको, हम करते हैं इस पे कमेंट। लुबना आप करो मैनेज। Madam, after history examination, I will counsel the patient that she is having purpural pyrexia along with anemia. I will counsel her about the high risk condition and the need of admission due to increased risk of maternal morbidity and the mortality. My key of the management is the early diagnosis and rapid initiation of antibiotic after monitoring my patient. Further, I will counsel her about the complication in the form of a severe sepsis and septic, and that's why she is requiring admission. I will, after the admission, I will monitor my patient further that on the modified early obstetrical warning board, in which I will monitor her further for red flag sign. I will assess her GCS scoring. I will check her respiratory rate, her oxygen saturation, heart rate, blood pressure. I will catheterize my patient and will also check her urine output. And at the same time, after taking the blood culture, after taking her blood culture, will be taken, and then broad spectrum antibiotic will be started along with the IV fluid and oxygen if her oxygen saturation is less than 94%. I will also have I will also keep an eye on her urine output, and then madam, after the investigation has been after initiation of the antibiotic, I will also check the response of the antibiotic. I will evaluate my patient in terms of the response with the antibiotic, and once the blood culture report is available, then I will give her specific antibiotic will be given. And meanwhile, I'm monitoring my patient, and once my patient get better, and as he is having fever, I will also give her I will also counsel her for the sponging, and I will give her antipyretics will also be given my patient. And madam, I will also improve her nutritional status will also be improved, as it will also help her in improving this condition. And once my patient gets better, her infection is resolved, then I will go for removal of arteriosis. मैडम, आपने मुझे arteriosis दिए थे? दिए थे, कॉज तो वही थी, दिए थे दे दिए। अल्ट्रासाउंड पे POCs तो है इसके। And then madam, I will proceed towards the removal of the arteriosis, and before the removal, I will counsel my patient, because that as madam, before going for the removal of the arteriosis, I will first counsel my patient about the risk of the perforation and the risk of re-evacuation. I will choose ठीक the हो गया, method अभी यही of रुक जा manual लुबना, vacuum aspirator. इधर ही रुक जाए। ओके जी फाइन। मैडम। मैंने दोनों ही, फातिमा और लुबना जो है ना, मेरे ख्याल से तो फेल हो गई है। मैनेजमेंट इज रॉन्ग। दिस पेशेंट, मैं पहले शॉर्ट करके बताती हूँ, फिर पूरा बोल के बताऊंगी इसकी मैनेजमेंट। दिस पेशेंट इज एक्चुअली, इसका जो डायग्नोसिस बन रहा है, शी इज हैविंग पर्फेरल पायरेक्सिया और सेप्सिस प्रोबेबली बिकॉज ऑफ retained products of conception. In other words, she's carrying septic RPOCs, right, in her uterus. एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आपने बॉडी के अंदर रहने दिया, आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स लगाई जा रहे हो, जब तक कि आप कह रहे हो कि पेशेंट की इन्फेक्शन खत्म नहीं हो जाती, तब तक मैं इसकी इंटरवेंशन नहीं करूंगी। जब तक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ही नहीं हटेगा, तो आपकी एंटीबायोटिक्स और चीजें और खराब की जाएंगी। आर यू वेटिंग कि पेशेंट गोज इन severe sepsis or she goes in the end organ failure thing, and then you will do her इवैक्यूएशन उस केस में डिले की जाती है जब पेशेंट अनस्टेबल होता है। अगर पेशेंट सेप्टिक शॉक में आ रहा है या सिवियर सेप्सिस में आया है, बहुत लैक्टेट हाई है और हाइपोटेंशन में है, और या एंड ऑर्गन फेलियर में है, तो फिर तो चलो हम एक इंटरवेंशन करने से पहले सोचेंगे। उस केस में भी मैं बताऊंगी क्या। लेकिन जब आपको सोर्स मिल गया इन्फेक्शन का, and patient is having high grade fever and she's having lactate level which is almost normal, और ठीक है TLC उसका ज्यादा है, आप उसे एंटीबायोटिक कवर दो और उसकी फटाफट एज सुन एज पॉसिबल, दोपहर को वो आए 2 घंटों में ही उसकी फौरन आप एवैक्यूएशन प्लान करो एंड रिमूव द POCs। आप उसके सोर्स को खत्म करो। एक पेशेंट मेस्टाइटिस और ब्रेस्ट एब्सेस के साथ आपके पास आया है, बट शी इज स्टेबल, शी इज हैविंग हाई ग्रेड फीवर,
गिव हर एंटीबायोटिक कवर, ओके स्टार्ट हर। मैंने कहा कि इन्फेक्शन या परपेरल सेप्सिस या पोस्ट पार्टम पायरेक्सिया या जिस भी चीज में सबसे पहला काम कल्चर्स के बाद एंटी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ही है, लेकिन उसके बाद उस सोर्स को रिमूव करो इफ शी इज ओके। If she's unstable, if she's hypotensive despite after giving fluids, if she's having end organ failure, etc. ठीक है, उसमें भी सोर्स अगर रिमूव नहीं होगा ना तो कंडीशन बहुत खराब होती रहेगी। लेकिन ऑफ कोर्स डूइंग एन इंटरवेंशन इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट हु इज ऑलरेडी अनस्टेबल, उसमें पहले ऑर्गन फेलियर को तो ठीक करें, या उसकी ये जो अनस्टेबल कंडीशन हो चुकी है उसको थोड़ा उसे ठीक करें, और उसको थोड़ा स्टेबल करके उसके उसके हाइपोटेंशन को ठीक करके हम उसका कुछ इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन अगर अदरवाइज शी इज स्टेबल बट शी इज हैविंग हाई ग्रेड फीवर, यू थिंक दैट शी इज इन सेप्सिस बिकॉज ऑफ सोर्स व्हिच इज प्रेजेंट एंड इज विजिबल, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? उसका अनीमिया ट्रीट करो, गिव हर ब्लड 8 HB पे। इस तरह के पेशेंट में आप ओरल या आईवी पे भी नहीं जाओगे। यू नीड इमीडिएट करेक्शन ऑफ एनीमिया बिकॉज शी कैन नॉट बी हील्ड और शी कैन नॉट रिकवर अनलेस हर HB इज ऑल राइट। ठीक है, तो आप उसको सबसे पहले उसका आप अनीमिया करेक्ट करो, उसको ब्लड दो, उसके बाद आप उसको आगे लेके जाओ। ठीक है, सो इस तरह के पेशेंट में यू विल काउंसिल द पेशेंट एंड हर अटेंडेंट्स अबाउट द डायग्नोसिस and the probable cause of high grade fever, which is actually the retained products of conception which are inside the uterus, which are now septic. They are there for more than a week, which is a lot for the patient and for the period time. So the source has to be removed. But before that, she has got anemia, and the removal of POCs in this condition is not an ordinary procedure. So I will admit her. I will start her. I have taken the cultures, blood culture, HVS, and all. I will start her with the broad spectrum antibiotics. Will correct her anemia by giving her blood transfusion, and will keep blood in hand as well, and will plan her surgical evacuation. Meanwhile, I'll be doing monitoring जिसके अंदर सारे red flag signs होंगे, इंटेंसिव केयर वाले मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व होगी, और फिर आप प्रोसीड करोगे। जी है ना? मैम इसमें सेक्शन एजुकेशन बिल्कुल वैसी करनी होगी ना जैसे मोलार में करते हैं। मोलार कुछ नहीं होता, मोलर होता है। ठीक है, बार मोलर बार मैं कहती हूँ अपनी प्रोनाउंसिएशन ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट। आप लोग FCPS करने जा रहे हो, लोग मिनार्की को मिनार्क बोल रहे होते हैं, पैलर को पता नहीं पैलार बोल रहे होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। दीज आर द टर्म्स विच आर मेडिकल टर्म्स, एंड ओनली यू मेडिकल डॉक्टर्स नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। सो प्लीज इसको ठीक प्रोनाउंस किया करो। सो मोलर प्रेगनेंसी, यस, ये आपने बड़ा अच्छी बात की। मोलर और इसकी मोर और लेस एक ही प्रोटोकॉल्स हैं। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बात की अनम ने, क्योंकि ये याद करने के लिए आपको बड़ी आसानी होगी। इसके अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसमें आप अननेसेसरी डायलिटेशंस नहीं करते। इसके अंदर आप यू डोंट नीड टू डू क्यूरेट। आप इसको सिर्फ सक्शन इवैक्यूएशन का प्रोसेस ही करोगे। यू कैन यूज जस्ट सक्शन कैनुला, और मोलर में भी हम ऐसे ही करते हैं। वी जस्ट प्लेस द सक्शन कैनुला एट द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस, एंड इट एक्चुअली टेक्स अप ऑल द POCs। POCs का एक छोटा सा रूल ये है कि कोई भी चीज जो नॉर्मल से हट के एंडोमेट्रियम के ऊपर लगी होगी वो बड़ी जल्दी रिमूव भी हो जाती है, बिकॉज उसका एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता, ब्लड सप्लाई नहीं होती एंडोमेट्रियम से रिलेटेड। तो एबनॉर्मल चीजें सक्शन मशीन बड़ी जल्दी सक कर लेती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए वी विल पुट द सक्शन कैनुला एट द लेवल ऑफ इंटरनल लॉस, और इंशाल्लाह वो फिर उसको बड़े आराम से सक कर लेते हैं। एंड बिल्कुल वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके अंदर आप सिंटोसिनॉन यूज कर सकते हो। इसमें सिंटो मना कहीं मैंने नहीं पढ़ा ये कि है या नहीं। मोलर में वी आर बिट केयरफुल अबाउट यूजेज ऑफ सिंटोसिनॉन और मीजोप्रोस्टोल, सर्वाइकल राइपनिंग में। इसके अंदर हम सर्वाइकल राइपनिंग भी करेंगे, इसके अंदर हम सिंटोसिनॉन भी यूज करेंगे, ड्यूरिंग भी और आफ्टर भी। और but you have to be very careful because chances of perforation is high, or it should be done by a senior obstetrician. जी फातिमा एंड लुबना, one by one. मैम इसमें मैडम हम एक ये कह क्वेश्चन था सकते हैं कि कि जो हम इसमें मेडिकल है जी डॉक्टर फातिमा पूछ रही मैडम सर ये इसमें एक एक फिर करके हम पहले लुबना पूछ ले फिर सबसे सदा पहले जी। मैडम मैंने ये बस मैनेजमेंट ही आपसे कंफर्म करनी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी जरूर are जरूर। going to admit the patient, we are going to counsel her, and then we are going to नहीं, correct her ये क्यों anemia. हैपेजेड बोल रहे हो? हैपेजेड क्यों बोल रहे हो? हैपेजेड क्यों बोल रहे हो? पहले से काउंसल करो, प्रॉबल कॉज ऑफ फीवर बताओ कि वो बेचारी इतनी ढाल हो जाते हैं पेट्रोल पायरेक्सिया वाले पेशेंट्स या पेट्रोल सेप्सिस वाले भी। उसको पहले कॉज तो बताओ कि उसे फीवर किस वजह से हुआ।
प्रॉबल कॉज बताओ, उसके बाद उसको एडमिट करो, फिर उसके कल्चर्स लो, उसका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज को स्टार्ट करो, उसके रेड फ्लैग वाले साइंस को देखो और साथ साथ उसको इवैक्यूएशन के लिए प्रिपेयर करो। कंक्लूजन ये निकला कि वंस यू नो द सोर्स, दैट सोर्स हैज टू बी रिमूव्ड एज सून एज पॉसिबल इन केस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक तो है। मैडम उसको फीवर है तो हम ब्लड लगा सकते हैं अभी? हाँ, फीवर सेटल डाउन करके आप उसका अनीमिया करेक्ट करोगे। मैडम फिर वो एंटीपायरेटिक सोर्स से भी फीवर पड़ा तो हुआ ठीक हो है, ही जाता है। और अगर फीवर नहीं सेटल हो ब्लड रहा तो तो फिर? लगेगा ना 8 HB पे, तो अब ब्लड जब तक लगेगा नहीं, आप उसका एक ब्लड लगा के, एक इन हैंड रख के सोर्स हटाओ, और उसके बाद आप देखो, और उसमें आफ्टर द प्रोसीजर ऑल्सो फॉर हर बेटर रिकवरी एंड हेल्थ एक ब्लड और उसे लगेगा। ठीक है, ताकि उसका अनीमिया करेक्टेड हो। जाहिर है जब सोर्स निकल गया तो फीवर भी ठीक हो जाता है, बट उसको आप ओवरऑल स्टेबल करके जब डिस्चार्ज करोगे तो उसका अनीमिया भी अकॉर्डिंगली इमीडिएटली करेक्ट करके भेजोगे। ये नहीं कि 2 हफ्ते के बाद जाके एच बी ठीक होगी। 2 हफ्तों में शी नीड्स टू रिकवर इस वजह से। ठीक है जी लुबना, क्विकली लास्ट मैडम मैडम मुझे एक क्वेश्चन। मेस्टाइटिस क्वेश्चन है। का पूछना था। मैडम मेस्टाइटिस का, कि मैडम हम्म, अगर जो उसका सोर्स है, अगर जो कॉज है वो हमें मेस्टाइटिस मिलती है, उसमें भी हम सेम ऐसे ही मैनेज करेंगे? सेम ऐसे ही, अनलेस के एब्सेस है। अगर एब्सेस है तो ड्रेनेज करेंगे, नहीं है फिर एब्सेस ड्रेनेज होगी। तो फिर आप उसको एंटीबायोटिक कवर से ट्रीट करोगे। सही है, ठीक है। मैम जी ठीक है, इसमें सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, उसमें हम ये मेंशन कर सकते हैं वी विल डू द अल्ट्रासाउंड गाइडेड सक्शन इवैक्यूएशन? कर सकते हो इफ यू वांट टू डू। और वेरी फ्रैंकली मैंने तो वो नाम नहीं लिया, मैं ना ही लूं तो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चलो रहने तो, वो नहीं मैं बोलती। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोल सकते हो बिल्कुल। यू कैन जस्ट से व्हाट यू डू इन योर डिपार्टमेंट। मैं जो नाम लेने लगी थी वो यही था कि वही बात है कि लेप्रोस्कोपिकली हिस्ट्रोस्कोपिक करोगे। इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। एट टाइम्स यू मे नीड टू डू टू सी इफ द यूट्रस इज क्लियर और नॉट, बट अगेन इन एक्सपर्ट हैंड्स। बट अल्ट्रासाउंड गाइडेड सक्शन इवैक्यूएशन इज अ वेरी गुड आइडिया। Yes, all RPCs of course can cause PPH. Secondary PPH की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है। ठीक है, सो गुड। आई होप कि सेप्सिस को लेकर कैसे जाना है वो आपको कुछ कवर हुआ होगा। पहले तो आप जी पेशेंट की मैडम। कंडीशन से ये अंदाजा लगाओ कि ये किस कैटेगरी में है, कंसिडरिंग द न्यू गाइडलाइन। एम्बर फ्लैग है या रेड फ्लैग है या बिल्कुल ही नॉर्मल है, स्टेबल है। अगर वो वन ऑफ द रेड फ्लैग्स है तो शी शुड बी इन द आईसीयू, वो तो फिर और चीज है। नहीं तो लुक फॉर द कॉज और सोर्स एंड रिमूव द सोर्स। ठीक है, इमीडिएटली। अगले दिन सुबह का भी वेट नहीं करते, उसी दिन रात में ही कर दो। उसके उसके पीओसीज आपको नजर आ गए, पेशेंट स्टेबल है, जस्ट रिमूव द पीओसीज। वो एक इमरजेंसी केस हो जाता है। ठीक है, थैंक यू चलो। मैडम, थैंक यू सो मच। आप इतनी ज्यादा अपनी प्रोडक्शन करवाई है मेरी। नहीं, यू आर गुड, वेरी गुड एक्चुअली। बीच में एक दो बहुत जबरदस्त कैंडिडेट्स ने पॉइंट्स बोले, इकरा ने, फातिमा ने और कुछ और लोगों ने। बहुत ही जबरदस्त। इसी इससे यही फायदा होता है कि व्हेन 3 4 5 पीपल जब इंशाल्लाह आप लोग बैठोगे एक ग्रुप में, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें निकलती हैं। दूसरी चीज जो आपको करेक्शन चाहिए ना, जिससे आपकी तैयारी बेशक यही हो, मतलब थ्योरी और इसका स्टैंडर्ड अपना यही रखो, लेकिन सिर्फ अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करो। आप ये लेक्चर में भी देखना, हाउ टू कीप मेक योर सेल्फ मोर सिस्टमेटिक। बेसलाइन से स्पेसिफिक की तरफ कैसे आना है, हिस्ट्री में, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस में और मैनेजमेंट में। और इफ नथिंग एल्स तो अपनी ही आवाज को रिकॉर्ड करके सुनो, और उससे भी आप एनालाइज करोगे कि अपने आप को आपने सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कैसे करना है। आपकी सिर्फ प्रेजेंटेशन में कंफ्यूजन है, तैयारी आपकी बुरी नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैडम, इंशाल्लाह आई विल। गुड